नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की बड़ी खबर आ रही है नेपाल के राजनीतिक गलियारों से, जहां पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज दे सकते हैं इस्तीफा। आज शाम 4 बजे तक वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित कर सकते हैं ओली। चलिए सीधे सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम देख ही रहे हैं पिछले कई दिनों से नेपाल में ये लगातार राजनीतिक घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा था और बहुत से ऐसे सांसद थे जो केपी शर्मा को पसंद नहीं करते, वो चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें। अब ये खबर क्या पुष्ट तरीके से कही जा सकती है कि आज इस्तीफा हो जाएगा? देखिए मीमांसा, आप जान रहे हैं इस बात को कि जो केपी ओली शर्मा की सरकार है, उनकी पार्टी के अंदर उनका काफी विरोध हो रहा था। विरोध इस बात पे था कि केपी ओली शर्मा जहां नेपाल के अंदर कोविड के केसेस फैले हुए हैं, बेरोजगारी है, वो ध्यान ना देकर के वो जबरदस्ती सीमा विवाद उठा रहे थे भारत के साथ, जिसको लेकर के जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी थी और वहां की जो लोग हैं वो समझ रहे थे कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। अब जो है केपी ओली शर्मा सरकार में एक तरीके से उनकी जब डिमांड उठी इस्तीफा देने की, और परसों भी वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए हुए थे, कल भी उनकी वहां पर बातचीत हुई थी। तो अब ये नई खबर ये आ रही है कि केपी ओली शर्मा एक अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं, अपनी पार्टी को तोड़ करके जो उनके अपने करीबी जो मेंबर्स हैं पार्टी के, उनको जोड़ करके नई पार्टी बनाएंगे। जो 4 बजे आज इस्तीफा देंगे, उसके बाद इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी इसमें खेल बाकी मीमांसा, क्योंकि कल भी चाइना के जो एम्बेसडर हैं काठमांडू में, वो उन्होंने नेपाल के प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी और नेपाली कांग्रेस जो वहां की विपक्षी पार्टी है उसके साथ गठजोड़ करके, उसके साथ मिल करके सरकार बनाने की केपी ओली शर्मा कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वहां नेपाल की एनसीपी पार्टी है या नेपाली कांग्रेस पार्टी है, उन सबके साथ मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो चाइना का है और पाकिस्तान का भी है। चाइना की काफी ज्यादा एक तरीके से नेपाल के अंदर चलती है, क्योंकि जो सारे जो रीजनल पार्टी या जो विपक्षी पार्टियों या जो सरकार में इस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठजोड़ बना हुआ है, कहीं ना कहीं चाइना से सभी इन्फ्लुएंस है। क्योंकि चाइना जिस तरीके से इन्वॉल्व है पिछले 1-1.5 सालों से लगातार वो जी, लेकिन अगर वो पार्टी तोड़ते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं मनीष, तो फिर अध्यादेश उनको लाना पड़ेगा, तभी वो विपक्षी पार्टी के साथ ये गठजोड़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, इसको लेकर कोई जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल, अध्यादेश लाने की तैयारी हो रही है और ये किसी भी वक्त वहां पे लाया जा सकता है, उनकी जो पार्लियामेंट है नेपाल की। और उसके लिए उन्होंने प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी है, क्योंकि जो अभी नेपाल का जो कानून है उसके हिसाब से अगर वो पार्टी कोई तोड़ता है तो वो पार्टी की मान्यता खत्म हो जाती है। ऐसे टाइम में ऑर्डिनेंस ला करके वो एक नया एक तरीके से रूप देंगे और कोशिश करेंगे कि वो फिर से सत्ता में बने रहें। बाकी जो रीजनल पार्टीज उनके सहयोग मांगा जाएगा केपी ओली शर्मा की तरफ से। तो अभी ये जो गठजोड़ है, तोड़ मोड़ की जो राजनीति है, जो अक्सर हमने कुछ सालों पहले भारत के अंदर देखा है, वो उस तरीके की नेपाल के अंदर चीजें दिख रही हैं। और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि केपी ओली शर्मा का खेल खत्म हो चुका है या फिर वो एक लंबा गेम प्लान करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तरुण चुग हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सईद अब्बास भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, ये नेपाल में इस वक्त क्या चल रहा है? ये इस्तीफा दे देंगे, खेल खत्म हो चुका है क्या केपी ओली का, या फिर ये एक नया गेम प्लान देखने को मिलेगा वहां पर? ये ऐसे है कि नेपाल को अगर आप देखें तो नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत ही पुराने और रिश्ते वाले संबंध हैं, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे सरकार, जो माओइस्ट सरकार है, वो जब आई है और जिस तरीके से निवेश चीन नेपाल में करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह कन्फ्यूशियस स्कूल उन्होंने खोले हैं, अगर आज आप काठमांडू जाए, मैं तो चंद एक साल पहले गया था, मुझे आश्चर्य हुआ जिस तरीके से इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे चीन का जो है वाकई काफी इन्फ्लुएंस नेपाल के बीच में हो रहा था। लेकिन जो लोग हैं, वो उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो रिश्ते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ इतने मजबूत हैं। जो उनके सैनिक हमारे साथ हैं, बहुत जबरदस्त हम लोगों के रिश्ते हैं। उसके बावजूद जो ओली, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से लिपू लेक के ऊपर लेकर के उन्होंने शुरुआत की, जो कि कोई कारण नहीं था,
बहुत वक्त से वहां पे पोस्ट लगा हुआ है, बहुत वक्त से काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नक्शा बदली करके पार्लियामेंट में पास करवा करके उन्हें लगा, पर जिस तरीके से आज नेपाल को इस बात का आभास हो रहा है कि ये जो चेक बुक डिप्लोमेसी चल रही है, ये जो डेट और बैंक लोन देने की कोशिश हो रही है, धीरे धीरे उनको हड़पने की कोशिश। अभी नेपाल ने जब नक्शा अपना किया, बाद में नेपाल को पता लगा 30 हेक्टेयर जमीन तो चीन ने अपना रास्ता बनाने के लिए ले ली है। तो ये जो कार्रवाइयां और गतिविधियां चल रही है, चीन दबाव डालता है। चीन हमेशा पहले आपको पैसे देगा, आपको फुसलाएगा, कुचलाएगा, आपकी तरफ करेगा, उसके बाद आपके ऊपर हावी हो जाएगा। उसने श्रीलंका में भी वही किया, पाकिस्तान में भी वही किया, ओमान में भी वही कर रहा है, उसके बाद जिबूती में भी वही किया, मालदीव में भी वही किया, म्यांमार में भी वही करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश को भी अब लपेट में ले रहा है। तो आप देखेंगे कि पूरा सब जगह जो है चीन का मकसद है, पहले उनको पैसे दो, अपनी तरफ लो और फिर सरकार को गिराओ, अपनी सरकार बनाओ। और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी उसमें घुस गया, इमरान खान जो तालिबान खान कहता है और जिस तरीके से लोग ISI का एक अड्डा बन गया है काठमांडू और पूरे इलाके के अंदर। तो हम लोगों ने यकीन ध्यान देना है, हम लोगों ने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, हमारे रिश्ते नेपाल के साथ बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं कहूंगा इन रिश्तों को हम लोगों ने संभालना चाहिए, पालना चाहिए और जो भी बातचीत अगर होती है, अगर उनको कोई अनबन है, बातचीत के द्वारा सुलझाना चाहिए। और ये यहाँ मैं अचल मल्होत्रा जी को भी जोड़ रही हूँ। अचल मल्होत्रा जी, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं संजय कुलकर्णी जी, लेकिन ये सब चीन ही तो स्क्रिप्ट राइटर है ना, चीन की शरह पर ये सब कुछ हुआ है। जो नक्शे में बदलाव किया गया नेपाल की ओर से, उसके पीछे तो चीन का ही गेम प्लान है। चाह क्या रहा है चीन? देखिए मीमांसा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से चीन का प्रभाव नेपाल में काफी बढ़ रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और जो है वो तो चाइना की प्रमोट की हुई है और नेपाल किसी हद तक कह सकते हैं कि चीन की गोद में जाके बैठ गया पाकिस्तान की तरह। लेकिन ये एक बड़ी टेम्परेरी सी फिनोमेना है, क्योंकि कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ग्रास रूट लेवल पे इतना होल्ड नहीं है। और इस समय जो ओली की बात करें तो वो उनपे दो तरह के प्रभाव पड़े, दो तरह से दबाव है उनके ऊपर। एक तो उनकी विद इन द पार्टी, वहां पे उनसे दबाव है, और आम जनता की तरफ से दबाव है क्योंकि उनका फेलियर है, कोविड-19 को नहीं देख पाए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी तीसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए उनके पास कुछ नहीं है तो वो भारत को ही ब्लेम करने लगे कि मेरी सरकार गिराने के लिए भारत काम कर रहा है। तो उसके जवाब में उन्हीं की पार्टी के लीडर प्रचंडा ने कहा कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आप अपने पुराने नेबर और दोस्त को इस तरह के उन पे लांछन लगा रहे हैं। बहरहाल केपी ओली का जहां तक सवाल है, इनकी तो 1 महीना पहले ही शायद सरकार गिर गई होती अगर चाइना ने इंटरवीन करके इन्फ्लुएंस करके बचा नहीं लिया होता। और उसके बदले में और उसकी जो रिवॉर्ड है उन्होंने दिया, एक कार्टोग्राफिक जो कह सकते हैं आप एनक्रोचमेंट ऑन इंडियन टेरिटरी, उन्होंने एक नया नक्शा निकाल दिया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैप, जिसमें उन्होंने भारत की धरती को अपनी धरती बताया। तो ये कार्टोग्राफिक इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नक्शे पे है सब कुछ, वहां हम बैठे हुए हैं, वो हमारा इलाका है और हमारा ही रहेगा। बट कुल मिला के जो बात हो रही है वो ये है सारांश में कि नेपाल पे चाइना के प्रभाव के चलते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस सरकार को आम जनता का जो है पूरी तरह से सपोर्ट नहीं है। ये पहले से ही अपनी पार्टी में भी इनके खिलाफ विद्रोह हो चुका है और बाहर भी जनता सड़कों पे आई है। तो इनके दिन जो है गिने चुने हैं, मैनिपुलेट करके कुछ दिन और चला लें तो वो दूसरी बात है। देखिए जो अचल जी आप बात कह रहे हैं, हम दर्शकों को ये दिखा भी रहे हैं किस तरह से वहां पर चीन जो है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी और चीन की राजदूत की मुलाकात, शुक्रवार को नेपाल की राष्ट्रपति और चीन की राजदूत की मुलाकात हुई। तो ये स्पष्ट करता है कि चीन किस तरह से पर्दे के पीछे लगातार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है नेपाल। और नेपाल और भारत के बीच हमने देखा है कि रिश्ते बहुत अच्छे पहले रहे, लेकिन अब चीन वहां पर तरुण चुग जी बहुत ही हावी होने की कोशिश कर रहा है। और ये अब भारत के लिए चुनौती है कि हम अपने हितों को कैसे यहां पर सुरक्षित रखेंगे जब नेपाल ऐसे दौर में चीन के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसा है कि भारत की बहुत सालों से ये पॉलिसी रही है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मसलों पर हस्तक्षेप नहीं करते और ना ही अपने देश के अंदर किसी विदेशी जो राष्ट्र है उसके हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह से चाइना की विस्तारवादी नीति से उसके सभी फ्रंट्स पर इस समय
कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल-पुथल है और कहीं पर आंदोलन चल रहे हैं, कहीं पर सीमा विवाद चल रहा है। इसी के तहत वो आज यहाँ पर गड़बड़, उनके अंदर भी चाइना गड़बड़ करा रहा है नेपाल के अंदर। और नेपाल जो है वो अपने आप में एक उनको सबक आ रहा है कि किस तरह उन्होंने चाइना के इशारों पर अपने सबसे पुराने मित्र, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि हमारा और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है, कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। और नेपाल तो हमेशा ही, चाहे वो आपदा आई है चाहे सामान्य दिन रहे हैं, भारत उसके एक सबसे अच्छे मित्र के नाते, एक अभिभावक के नाते उसके साथ खड़ा रहा। हमारी गोरखा रेजिमेंट हो या हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पर नेपाली लोगों का, आप बता रहे हैं ना कि दोस्ती इतनी गहरी, लेकिन आप देखिए ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर ये चीन की एम्बेसडर हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं नेपाल में। वो उसका केपी जी, ये जितने अच्छे हमारे संबंध रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश चीन पाकिस्तान कर रहे हैं और ये इस गेम प्लान में काफी हद तक कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे आने वाले सालों में? ऐसा है कि भारत एक आत्मसम्मान से भरा हुआ राष्ट्र है जिसकी शक्ति उसके पास है, और आज पूरे विश्व को हम अपने साथ लेकर खड़े हुए हैं। आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। और नेपाल की जब ये बॉर्डर वाली प्रॉब्लम आई तो भी पूरे विश्व ने उनकी बात को नकारा है। आप निश्चित रूप से सही कह रही हैं कि चाइना षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन अब चाइना अपने ही षड्यंत्र में नेपाल में फंस गया है। उनकी बात को सबसे ज्यादा कहने वाले व्यक्ति ही अपनी पार्टी और नेपाल के लोगों का विरोध झेल रहे हैं, जिसका आज सबसे बड़ा चित्रण है कि नेपाल की जनता वहां के प्रधानमंत्री के विरुद्ध होगी, उनकी पार्टी उनके विरुद्ध होगी, क्योंकि उनको लगता है कि भारत एक अच्छा मित्र है। भारत के साथ उन्होंने सदियों के साथ भारत के साथ दोस्ती रही है, इसलिए आगे भी नेपाल की राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत के साथ जाना ही जरूरी है। और ये जो षड्यंत्र चाइना का था उसका पर्दाफाश भी हो रहा है। और वहां जो बात आप कह रहे हैं कि जो चीन ने ये जाल बिछाया है उसमें क्या वो अब खुद ही फंस चुका है? मैं अचल मल्होत्रा जी से इस पर जरूर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं विशाल पांडे के पास भी जा रही हूं। विशाल, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि लगातार ये दिखाई दे रहा था कि जो सत्ता मोह है केपी शर्मा ओली का, वो अपनी कुर्सी बचाने का संघर्ष वहां पर कर रहे हैं। डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा उन पर बढ़ रहा है और लगातार चीन और पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है कि किसी तरह से उनकी कुर्सी बची रहे। अब ये कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए मीमांसा, बिल्कुल, क्योंकि लद्दाख आने से पहले मैं नेपाल की सीमा पर गया था और वहां नेपाल की कई लोगों से मैंने बातचीत की थी और उसी वक्त जो नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वो विवादित नक्शा नेपाल की संसद में पास कराया था, जिसके बाद से नेपाल की जनता उनका विरोध कर रही थी। क्योंकि ये बात पूरी तरह से साफ है कि नेपाल के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो चीन की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। चीन की राजदूत जिस तरीके से उनको चीजें बता रही हैं उसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। और ये बात जब नेपाल के लोगों को पता चली कि चीन के चक्कर में फंसकर नेपाल भारत जैसे अपने सबसे मजबूत और सबसे अच्छे मित्र के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आई। और जो मधेशी है नेपाल में, जिनका रोटी बेटी का संबंध भारत के साथ रहता है, हमें कई ऐसी रिश्तेदारियां बॉर्डर पे मिली थी जो कि किसी की शादी भारत में हुई है, किसी की बेटियां नेपाल में ब्याही हैं, उन सभी का यह कहना था कि भारत ही असली मित्र है नेपाल का, चीन कभी भी असली मित्र नहीं हो सकता है। वहां पर हमारे उनके कई विधायक सांसदों से बात हुई थी नेपाल के, और नेपाल की जो जनता समाजवादी पार्टी की सांसद है सरिता देवी, उन्होंने तो संसद में खड़े होकर इस पूरे मामले का विरोध किया था जो केपी शर्मा ओली कर रहे हैं चीन के इशारे पर। तो जो चीन की आंतरिक राजनीति है उसके चक्रव्यूह में केपी शर्मा ओली खुद ब खुद फंस गए, क्योंकि नेपाल की जनता ये चाहती है कि भारत के साथ उसके रिश्ते हमेशा बने रहे, क्योंकि नेपाल की जो संस्कृति है, कला है, धर्म है, वो भारत से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और इसी रोटी बेटी के संबंध को देखते हुए नेपाल के लोग लगातार नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं। और इसी नब्ज को देखते हुए जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, जो दो पार्टियों का विलय हुआ था, प्रचंड जिसमें मौजूद हैं, उनको जब जनता की नब्ज समझ में आ रही है नेपाल के कि नेपाल के लोग केपी शर्मा ओली के खिलाफ हैं, तो वो अपना समर्थन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी दोनों ही जो कम्युनिस्ट पार्टियों का विलय हुआ था उस वक्त ये तय हुआ था कि 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा, लेकिन केपी शर्मा ओली का कह रहे हैं कि नाराजगी जो है सरकार
सरकार से वो दो वजहों से है। अचल मल्होत्रा जी, आपसे जवाब चाहिए इस पर। दो वजह से नाराजगी, एक तो कोरोना से निपटने में जो सरकार की जो स्ट्रैटेजी रही वो लोगों को वहां पसंद नहीं आई, और दूसरी बात जो वहां पर नेपाल का एंटी इंडिया स्टैंड है वो लोगों को पसंद नहीं आया। फिर ऐसी क्या मजबूरी है केपी ओली की कि वो लोगों की न सुनकर वो चीन की सुन रहे हैं? देखिए मीमांसा जी, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है वो चाइना आइडियोलॉजिकली चाइना के इन्फ्लुएंस में है। केपी ओली सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुर्सी का लालच है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1 महीना या 1.5 महीना पहले भी ऐसे एक स्थिति बनी थी कि जब उनकी जो कुर्सी थी वो खतरे में आई थी, तो वहां चाइना के जो एम्बेसडर है उन्होंने इंटरवेन किया। विजिबली ओपनली लोग देख रहे थे कि चाइना की इंटरवेंशन के चलते हुए वो उन्होंने उस क्राइसिस को थोड़ा जो है संभाला और केपी ओली की जो है कुर्सी बच गई। लेकिन ये कब तक बचेगी? क्योंकि दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अंदर ही एक ऐसा फैक्शन है जो समझता है कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है। और दूसरा, आम जनता इस बात से खुश नहीं है कि आप ना तो ज्योग्राफिकली, ना रिलीजियसली, ना आपके कोई हिस्टोरिकल लिंक्स है चाइना के साथ, ना आपकी कोई आइडियोलॉजी का उससे कोई लेना देना है। जैसे हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, ऐसा चाइना के साथ सब कुछ आर्टिफिशियल है, ज्योग्राफिकली भी सेपरेटेड है। और वो जानते हैं कि नेपाल का भविष्य जो है अल्टीमेटली भारत के साथ है और सारे जो है भारत के साथ है। तो ऐसे में ओली अब अपनी कुर्सी पर, देखिए इनकी जो प्रेसिडेंट है, जहां तक अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो वो भी कहीं ना कहीं पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से ही जुड़ी हुई थी। तो थोड़ा बहुत जो है मैनिपुलेशन, जो बायस है वो भी उसमें आ रहा है। बट ये हिंदी में कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, तो ओली जी कब तक सर्वाइव करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम चुप होकर बैठ जाएं और ये सोचे कि कब नेपाल अपने ही भार से अपने विल फॉल अंडर इट्स ऑन वेट। तो भारत को तैयार रहना चाहिए चाइना के इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट कि वो इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है उस प्रभाव को कैसे कम किया जाए। हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह, जो कि भारत नेपाल संबंधों पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं। महेंद्र सिंह जी, जो अब ये प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पर जो खबर आ रही है कि केपी ओली शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं, उनका संबोधन हो सकता है, बात यह भी आ रही थी कि वो कुछ वहां पर बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यादेश के जरिए पार्टी को तोड़ देंगे और जो विपक्षी पार्टी है उसका साथ लेकर वो किसी तरह से अपनी कुर्सी बचा लेंगे। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, आप उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे? देखिए, एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री ओली जो है पूरी तरीके से घिर गए हैं और अपनी पार्टी में ही, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में ही घिर गए हैं। कहीं न कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में वो बहुत ही घट गया है और उनके विरोधी दल जो पुष्प कमल दहल हैं, वामदेव गौतम है, इन लोगों का जो एक धड़ा है जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में, वो कहीं न कहीं आज बहुमत में है और ओली पूरी तरीके से अल्पमत में आ गए हैं। रिपोर्ट्स जो आ रही है कि जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें 44 लोगों में 33 लोग जो है, 33 नेता जो है वो ओली के खिलाफ है। ओली लोगों के घर जाके उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक जो ओली का जो है एक बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर जो रहा है वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को बहुत ही नाराज किया है। इसके साथ साथ हाल फिलहाल में जो ओली ने एक बहुत ही ज्यादा भारत विरोधी, बहुत ही कड़ा रुख अपनाया, उससे भी कहीं न कहीं जो है जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरीके से बटी नजर आ रही है। ओली ने एक कोशिश की अपनी सत्ता बचाने के लिए, जब उन्होंने जो है पार्लियामेंट के सेशन को, जो उनके फेडरल पार्लियामेंट है उसके सेशन को जो है प्रोरोग करा दिया, स्थगित करा दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर सेशन चालू रहा और जो है कहीं न कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उनकी सरकार अल्पमत में और गिर जाएगी और तुरंत उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब ओली कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें जो है अपना समर्थन और बढ़ाएं और जो उनके विरोधी में जो लोग हैं, पुष्प कमल दहल, वामदेव गौतम, इन लोगों के साथ जो लोग हैं उनसे मिलके कहीं न कहीं अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन
एक कोशिश और ओली कर सकते हैं, जिसका कल मैंने आपके शो में जिक्र किया था कि ओली ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जैसा उन्होंने अप्रैल में कोशिश की थी, और उस ऑर्डिनेंस के जरिए वो कोशिश कर सकते हैं कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को बांट दिया जाए। उस ऑर्डिनेंस के जरिए वो कोशिश करेंगे कि जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसको अमेंड करें, जिससे केवल उनको बहुत ही कम बहुमत की जरूरत हो, बहुत ही कम लोगों की जरूरत हो, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाए। तो इस तरीके से ओली चारों तरफ से घिरने के बाद पूरे कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी तरीके से वो अपनी तो चारों सीट तरफ से बचा घिरे लें। हुए हैं, कोशिश ये है कि किसी तरह से कुर्सी बचा ली जाए। और जो बात कह रहे हैं आप महेंद्र सिंह जी, हमारे साथ अमित प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। अमित, जो बात महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए 33 लोग तो स्टैंडिंग कमेटी में उनके खिलाफ हैं, ऐसे में अगर इतना ज्यादा विरोध हो रहा है तो क्या गुंजाइश नजर आती है कि वो कुर्सी बचा पाएंगे? क्योंकि जो प्रचंड हैं, जो और वहां पर बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं, वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं केपी ओली का। देखिए, मैं महेंद्र जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहले जिस अध्यादेश की बात महेंद्र जी कह रहे थे, उसको अगर आगे बढ़ा के देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान, जरा हम इनकी भी बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये दोनों देश एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त नेपाल की सियासत में। हम लगातार ये बात सुन रहे हैं कि चीन की जो राजदूत हैं नेपाल में, वो बड़ी सक्रिय भूमिका में है, और पिछले 3-4 दिनों से ये भी जानकारी है कि पिछले 3-4 दिनों से ओली की सरकार को बचाने में जो जोड़तोड़ चल रही है, चाहे वो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे प्रमुख विपक्षी पार्टी जो नेपाली कांग्रेस है उससे बातचीत, उससे नेगोशिएशन की बात हो, चाहे दूसरे किसी भी तरीके से उनकी कुर्सी बच जाए, इसमें चीन की दूत, जो राजदूत हैं, वो अहम भूमिका निभा रही हैं। इसको समझना होगा। अब से 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर से नेपाल के प्रधानमंत्री के दफ्तर को फोन जाता है कि वो तत्काल केपी शर्मा ओली से इमरान खान बात करना चाहते हैं। आप ये सोचिए, इस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है, इस लेवल पे चीजों को देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। यानी कि नेपाल में केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी बचाने का जितना मोह है, जितना वो अपने सत्ता मोह में है, उससे ज्यादा सत्ता मोह पाकिस्तान और चीन को है। क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त जिस तरीके के पेंच में भारत को फंसाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अगर ओली की कुर्सी गई तो उस स्थिति में उनका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और इसीलिए पूरा गेम प्लान, ये पूरा जो जाल बुना गया है चीन और पाकिस्तान ने मिलकर, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो भी नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो चीन की राजदूत हैं वो लगातार यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं कि किसी तरह से कुर्सी जो है वो केपी ओली की बचा ली जाए, क्योंकि उनके इशारे पर ही वो नाचते हैं, उनकी कठपुतली के रूप में। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ अमित प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे भी लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस वक्त बहुत ही सियासी हलचल नेपाल में तेज हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.